एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7। मैं रिया चौहान, आपकी दोस्त और होस्ट फॉर सोशल साइंस। स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने फेवरेट चैनल अड्डा 24/7 पे। तो आज हम ऐसी बात करने वाले हैं कि ये अगर आपने कर लिया तो नहीं पड़ेगी आपको चीटिंग करने की ज़रूरत। अब चीटिंग ऐसा है ना यार, क्या करें, करना पड़ जाती है मैडम। देखो, हर कोई करना चाहता तो नहीं है ना। हम थोड़े चाहते हैं कि हम किसी से पूछें, हम थोड़े चाहते हैं कि हम पकड़ाएं, हम थोड़ी चाहते हैं ये सब करना, लेकिन मजबूरी जो है वो हमसे ये सब कराती है। बड़े दुख में बच्चे जो है वो अपनी चीज़ें बताते हैं। पर ठीक है, जो है वो बातें जो है वो होती है। बाकी कुछ ऐसी चीज़ें अगर हम कर लें कि जिससे हमको ये वाला सीन हम क्रिएट ना हो तो ज़्यादा अच्छा हो जाए, है ना, ऐसा करके कुछ। क्योंकि अगर ये आपने बोर्ड एग्ज़ाम में किया तो बेटा आपका पेपर एकदम आपसे छीन लिया जाएगा और बहुत 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 आगे भी बात बढ़ सकती है। नहीं बढ़ के भी कम से कम ये तो होगा ही कि आपको पेपर नहीं देने दिया जाएगा, आपका साल बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हमको इससे जितना हो सके उतना बचना है, ठीक है। तो अब ऐसा हम क्या करें मैडम कि नहीं होता हमको याद, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, हमको नहीं होता याद भी कर लेते तो हमको आंसर लिखते नहीं बनते, इसलिए हमको पूछना पड़ता है ना। हमको कोई शौक नहीं चलता, पर क्या करें, ये दो दिक्कत है हमारी। अगर रुक जाए तो हम ना करें चीटिंग। बताओ, आप है कोई चारा आपके पास? बिल्कुल है, ठीक है। तो आपके लिए मैं लेके आई हूँ आपकी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन। सबसे पहले समझो आप पेपर के पैटर्न को, है ना। जब भी कोई भी एग्जाम, सिर्फ 10th के लिए नहीं, अभी आपके जीवन में बहुत सारी एग्जाम्स आपके लिए होंगी। रिटर्न वाली, जिंदगी वाली एग्जाम्स की बात नहीं करी, पर रिटर्न वाली एग्जाम्स की बात करी। खैर, जिंदगी वाली एग्जाम्स में भी लगा सकते हो। बाकी पॉइंट की बात ये है कि कोशिश ये करो कि आप पेपर का पैटर्न समझो। जैसे कि CBSE का सैम्पल पेपर आया तो हमको क्या समझ में आया कि पेपर का पैटर्न क्या होने वाला है। शुरुआत के क्वेश्चन जो है वो 20 क्वेश्चन हमको MCQ से मिलेंगे। मतलब अगर MCQ हमने अच्छे से कर लिए तो मतलब हम जो है वो 20 नंबर तो आसानी से लेके आ सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 कटेगा या ज़्यादा से ज़्यादा 2 कटेगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कटेगा अगर बहुत अच्छे से किया तो, ठीक है। तो 18-20 नंबर हमारे यहाँ से आ जाएंगे। फिर आते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, है ना। क्या आते हैं? वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो होते हैं, इसमें आपको बहुत थोड़ा लिखना है ना। जैसे कि मान लो आपसे पूछा रॉलेट एक्ट के बारे में, तो आप रॉलेट एक्ट के बारे में इसमें कितना लिखोगे कि किस समय लागू हुआ था, है ना, और इस एक्ट ने क्या करने के लिए बोला था, है ना। तो गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा पावर्स मिल गई थी कि वो डिटेन कर सकते हैं, है ना, फॉर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ एंड फॉर 2 years विदाउट ट्रायल। ये सिंपल सी लाइन आप लिखोगे, आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप पूरा हो जाएगा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि आपको ये लिखना है, तभी आप तरीके से लिख पाओगे। शॉर्ट आंसर टाइप में अगर मान लो रॉलेट एक्ट आता है, आपसे पूछा है, मैं सेम क्वेश्चन को तीनों तरीके से आपको लिख के बता रही हूँ, है ना। शॉर्ट आंसर टाइप में अगर पूछा जाए आपसे तो कि मैडम या बच्चों ये बताओ कि रॉलेट एक्ट जो है वो 1919 का क्या है, तो फिर आप इसके अंदर सारे पॉइंट लिखना है ना, कि ब्लैक एक्ट कहलाता है, इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली में लागू किया गया था, इवन आफ्टर इंडियन मेंबर्स ने मना किया कि मत करो तब भी, ठीक है। फिर इस एक्ट ने गवर्नमेंट को इनॉर्मस पावर दे दी, है ना, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को सप्रेस करने की। साथ ही साथ में ये कह दिया कि भैया आप जो है वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को बंद कर सकते हो, साथ ही साथ में उन लोगों को इम्प्रिजन कर सकते हो फॉर 2 years विदाउट इवन अ ट्रायल, है ना। बस इतना आप लिखोगे, ये 4-5 पॉइंट आप इंक्लूड कर लोगे तो आपका रॉलेट एक्ट का शॉर्ट आंसर टाइप खत्म हो जाएगा, है ना। आपको बढ़िया नंबर मिलेंगे। अब यही अगर मान लो आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आता है, तो आपको इसको कैसे लिखना है? इसको आपको लिखना है कि शुरुआत कहाँ से हुई। तो शुरुआत ऐसी हुई कि हमने सोचा कि हम तो सत्याग्रह करेंगे, है ना, हम तो करेंगे सत्याग्रह। तो हमने तीनों जगह पे गांधी जी के साथ में मिलकर सत्याग्रह कर दिया। अब ऐसा है कि ब्रिटिशर्स इसको लेकर चुप तो बैठेंगे नहीं, तो फिर ब्रिटिशर्स ने इसके अगेंस्ट, है ना, गांधी जी के सत्याग्रह के अगेंस्ट जो है वो क्या लागू किया? रॉलेट एक्ट लागू किया, ठीक है। अब रॉलेट एक्ट के ये फीचर्स है, जो फीचर्स अभी मैंने आपको शॉर्ट आंसर में बताया, वो सारे फीचर्स लिखना। फिर लिखना कि इसकी वजह से एक बहुत भयानक घटना हुई, है ना। तो जलियांवाला बाग वाला इंसिडेंट भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आपका ये आंसर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये तरीके बताने के लिए आज मैंने आपको ये वीडियो बनाया है, क्योंकि देखो सिर्फ ऐसा तो नहीं कि सिर्फ रॉलेट एक्ट आएगा, वाह मैडम आपने बता दिया तो हमको चीटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे तो कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है ना, है ना। तो फिर हम ऐसा क्या करें मैडम कि हमको इधर उधर ना देखना पड़े, प्लस जैसे आप बता रहे हो वैसे हम कर लें, है ना। केस बेस्ड मैप वर्क, ये सारे क्वेश्चन हम तरीके से कर लें और बढ़िया से मार्क्स लेके आ जाएं। तो समझो, जब आपको MCQ पूछे जाए, है ना, जब आपको MCQ पूछे जाए तो नंबर 1 चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अभी आप अपने लेवल पे क्या करो। आपके पास में 1 महीना का समय मान के चलो, आप 1 महीने का समय है आपके पास में, है ना। तो 1 महीने के समय में आपको मैं कह रही हूँ कि आप जो है वो आपके 1 महीने के समय में आपके पास 22 चैप्टर है,
ठीक है, 22 चैप्टर है, तो आप क्या करो कि 22 दिन ले लो, है ना, 22 से 25 दिन ले लो, 2-3 दिन कभी वेस्ट भी आपके ऐसे हो गए, 25 दिन ले लो आप, ठीक है। 25 दिन में आप सोशल साइंस ऐसे करो, है ना, कि मैं सुबह आप लोगों के लेक्चर्स या दिन में एक बार, कभी सुबह नहीं भी होते हैं तो दिन में एक बार लेक्चर्स आ जाते हैं, तो मैं आपको कंसेप्ट अच्छे से पढ़ा देती हूँ, क्योंकि सेकंड पॉइंट ये है कि आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, है ना। तो मैं आपको मुश्किल से बहुत बड़े लेक्चर्स, मैंने बड़े से बड़े लेक्चर्स भी आपके 1.5 से 2 घंटे में ख़त्म किए, इवन हिस्ट्री के, तो आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, है ना। तो आप उनको डबल स्पीड में सुन लो, है ना, उनको सुन लो, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जब आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो आप क्या करो, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, है ना, पुराने साल के पेपर निकालो या कोई भी सैम्पल पेपर निकालो, है ना, या फिर मैं जो आपको क्वेश्चन देती हूँ वो क्वेश्चन आप करो, पर प्रैक्टिस करो, है ना। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो उनमें से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चांसेस है कि जब आपने बहुत सारे एमसीक्यू ऑलरेडी कर लिए होंगे ना, तो उनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन तो बैठेगा ही बैठेगा, तरीके से बैठेगा, और कुछ ऐसा रॉकेट साइंस वो नहीं पूछेंगे, जो पूछा गया होगा पुराने समय में या फिर किसी भी तरीके से आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, वैसे ही एमसीक्यूज आपको आएंगे और आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे, ये मेरी गारंटी। पर बाकायदा आपको एमसीक्यूज बहुत सारे करने पड़ेंगे, है ना। तो ये वाली चीज़ हो गई। कंसेप्ट क्लियर तो मैं आपको डेली करा ही रही हूँ, मैं जब से आई हूँ, मेरे को आए को महीना भर भी नहीं हुआ, लेकिन हमने हिस्ट्री और ज्योग्राफी कंप्लीट कर लिया। भले उस समय तक बच्चे ने अभी तक एसएसटी की बुक भी नहीं उठाई होगी, तब भी उसके साथ में जो है वो हमने काम आपका चलाया कि आपने नहीं पढ़ा है तो भी आप डेली सुबह 2 घंटा निकाल लो, या फिर दिन में एक बार 2 घंटा निकाल लो या 1.5 घंटा निकाल लो और पढ़ लो, समझ लो। कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। अब मान लो कि कंसेप्ट क्लियर भी है लेकिन फिर भी कंफ्यूज हो रहे हैं। कई बार कंसेप्ट क्लियर भी होता है फिर भी कंफ्यूज होते हैं और फिर इधर उधर ताकाझाकी करते हैं। तो ऐसे में क्या करो बेटा, आपको भले नहीं भी आता ना तो भी आपको एलिमिनेट करना आना चाहिए एमसीक्यू को। जैसे कोई क्वेश्चन पढ़ते से ना हमको 3 ऑप्शन में से या 4 ऑप्शन में से ये तो समझ में आ जाता है कि ये 2 तो कतई नहीं होंगे, ये 2 तो होंगे ही नहीं, ठीक है। या फिर ये कई बार ऐसा भी हो जाता है कि 3 तो होंगे ही नहीं, हमको भले सही आंसर नहीं पता हो लेकिन हमको ये पता हो चलता है कि ये 3 तो नहीं होंगे, है ना, ये 3 होंगे ही नहीं, तो फिर चौथा सही होगा यार, क्योंकि ये 3 नहीं है तो फिर चौथे को तो सही होना ही पड़ेगा। ऐसे करके आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करना आना चाहिए, और वो भी आपको कब आएगा, जब आपने कंसेप्ट एकदम बढ़िया से किया हुआ है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें कि बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, मान लो कोई सा क्वेश्चन ऐसा है कि मैडम आ ही नहीं रहा था यार, पता नहीं कहाँ से ही बना के दिया था, ऐसे ऐसे क्वेश्चन ला के दिए, तुक्का मार के आओ। तुक्का भी थोड़ा सा रिलेवेंट सोच के, है ना, सोच के आप तुक्का मार के आओ, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मतलब कि अगर आप कोई गलत आंसर टिक करते हो तो आपके मार्क्स कटेंगे नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि वो नंबर तो आपको नहीं मिलेगा अगर गलत हुआ तो, लेकिन ऐसा नहीं है कि दूसरे नंबर में से भी आपके मार्क्स कट जाए जैसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होता है, वैसा नहीं होगा। आपने गलत किया है तो वो आपको उस क्वेश्चन का नंबर नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन मान लो सही निकल गया तो, है ना, तो रिस्क तो ले सकते हैं, रिस्क तो इश्क है भैया, है ना, तो रिस्क तो ले सकते हो आप। अगर नहीं आ रहा है तो, बिल्कुल ही नहीं आ रहा है तो तुक्का मार के जरूर से आना, क्वेश्चन छोड़ के मत आना, है ना। बी केयरफुल इफ नॉट इज देयर इन द क्वेश्चन। ये वाला, ये जो दुख है ना, ये दुख ये खत्म नहीं होता बच्चों का, और ये जो है वो एमसीक्यू में भयानक गड़बड़ कराता है। क्वेश्चन में पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन नेपोलियनिक कोड ऑफ सिविल कोड, है ना, नेपोलियनिक सिविल कोड, है ना। तो नॉट इंक्लूडेड के चक्कर में हम देख रहे होते हैं सारे ऑप्शन, यार ये सभी तो सिविल कोड के अंदर थे, है ना, और एक नहीं है तो क्या टिक करूं, क्या ये मल्टीपल ऑप्शन टिक करने का इसके अंदर, ऐसा सवाल हमको दिमाग में आता है। लेकिन तुम जैसे ही क्वेश्चन पढ़ो सावधानी से पढ़ो, उसमें देखो नॉट इंक्लूडेड, तो क्वेश्चन को फट से हिंदी में कन्वर्ट करो, है ना, कि इनमें से कौन सी चीज़ नेपोलियनिक के कोड में नहीं थी, नेपोलियन के कोड में नहीं थी, कौन सी नहीं थी, कौन सी नहीं थी, कौन सी नहीं थी, तीनों चारों ऑप्शन छानो और उस हिसाब से टिक करो। जब आपके दिमाग में क्वेश्चन सही से बैठा होगा ना तो आपका दिमाग आंसर ढूंढ लेगा। लेकिन अगर आपने क्वेश्चन को ही बस आप जल्दी में होंगे, एकदम फटाक से पहले से पेपर कर लूँ, सबसे पहले बहुत ज़्यादा शीट भर लूँ, ऐसा अगर आप करोगे तो आपका गलत हो जाएगा। भले आप जल्दी कर लो, भले आप बहुत सारी शीट भर लो, लेकिन जो बच्चा शांति से अच्छे से समझ के लिख रहा है उसको आपसे ज़्यादा मार्क्स आएंगे और आपके मार्क्स बहुत सारे कट जाएंगे, है ना। तो आप पहले क्वेश्चन, मतलब बहुत ज़्यादा समय भी मतलब, पर जितना समय आप उसको दे रहे हो उसको तरीके से देखो। 1 मिनट 2 मिनट भी अगर आप दे रहे हो एक एमसीक्यू को, 1 या 1.5 मिनट भी दे रहे हो, तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, उस समय पर आपका ध्यान इधर उधर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आपके मार्क्स बचेंगे। साथ ही में ये एक बड़ी भयानक दिक्कत होती है बच्चों के साथ में बहुत ज़्यादा, कि ये वाला हिस्सा जो है ना, आंसर आपको आता है, आपको आंसर आता है, ठीक है, या नहीं भी आता तो आपने मेहनत करके आंसर निकाल लिया है, लेकिन अब दिक्कत क्या हो रही है कि मान लो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर जो है वो ए आपने सोचा,
है ना। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ए आपने सोचा, लेकिन आपने कॉपी में क्या कर दिया, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन ए टिक कर दिया, ये सोच के कि ये क्वेश्चन नंबर 7 था। और क्वेश्चन नंबर 7 का मान लो ऑप्शन जो है वो बी सही होगा, लेकिन आपने ये सोच के जो है वो ए यहाँ पर लिख दिया। और फिर ऐसे ही सीरीज में आपके सारे एमसीक्यू गलत हो जाते हैं। इसलिए आप ध्यान रखो, अच्छे से देख के आंसर अपने लिखना, है ना, कि ताकि आपके फालतू के नंबर, यहाँ इतना दुख होता है ना बच्चों को, इतना दुख होता है, मेरे को भी हुआ था क्योंकि मेरे भी नंबर कटे थे, तो यहाँ बहुत ज़्यादा दुख होता है। इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि जिस क्वेश्चन का जो आंसर है तो पहले क्वेश्चन नंबर चेक करना कि ये ही क्वेश्चन नंबर है और इसी का मैं आंसर लिख रहा हूँ। क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं ना कि पहले दूसरा क्वेश्चन लिख लेते हैं, बाद में दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, लेकिन नंबर वही वाला डाल देते हैं, तो फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा। आप जो आंसर लिख रहे हो उसके सामने उसी का क्वेश्चन नंबर डालना, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है आप क्वेश्चन आंसर कॉपी में थोड़ी ना क्वेश्चन लिखते बैठोगे, आप तो सीधे आंसर ही लिखोगे ना, तो आंसर के सामने जो है वो क्वेश्चन नंबर सही होना चाहिए। क्लियर है, समझ में आया। तो इस तरीके से आपके बिल्कुल भी मार्क्स नहीं कटेंगे एमसीक्यू में, अगर आपने ये कुछ चीज़ों का ध्यान रख लिया, आपको चीटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने आपको ये भी केस बता दिया कि अगर नहीं आएगा तो क्या करोगे, या थोड़ा आएगा तो क्या करोगे, या बहुत अच्छे से आएगा तो भी किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे में एमसीक्यू से हमारे 20 मार्क्स पक्के। अब बात करते हैं शॉर्ट एंड वेरी शॉर्ट। तो वेरी शॉर्ट में आपको क्या करना है, फिर से कंसेप्ट क्लियर रखना है, ध्यान रखना कि आपसे जो पूछा है आप वही लिखो। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन और कुछ पूछा है, आंसर आप किसी और का लिख रहे हो ना, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नॉन कोऑपरेशन का पूछ रहे हैं, आंसर आप सिविल डिसोबीडियंस का लिख रहे हो, ऐसा मत करना। सोचना, उसके बाद आंसर लिखना। अगर वर्ड लिमिट की बात हो तो हम क्या करते हैं, शुरुआत में जब पेपर लिखने बैठते हैं तो बड़े एक्साइटमेंट में रहते हैं, वेरी शॉर्ट में ही 3-3, 5-5 पॉइंट जो है वो भर रहे होते हैं, है ना, कि हमको तो बहुत आता है, बहुत सारे लिखने लगते हैं। ऐसा नहीं करना है, जितनी वर्ड लिमिट है इतनी आप लिखो। अगर आप सेंटेंस लिख रहे हो, बड़े बड़े सेंटेंस लिख रहे हो, मान लो किसी का आंसर बड़े बड़े सेंटेंस में, जैसे रॉलेट एक्ट ले लो, तो उसका आंसर जो है वो पॉइंट में भी सेंटेंस बनेंगे ना, इससे लंबे लंबे सेंटेंस बनेंगे, है ना। तो अगर आप सेंटेंसेस लिख रहे हो तो 2 सेंटेंस आर इनफ, और ऐसे सेंटेंस जो कि पूरा आंसर जो है वो उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दे, है ना। यदि छोटे छोटे पॉइंट्स है, सब पॉइंट्स है, जैसे कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, तो पॉलिटिकल पार्टी के फंक्शंस में आप क्या लिखोगे, कंटेस्ट इलेक्शन, है ना, प्ले द रोल ऑफ अपोजिशन, है ना। ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स है, बड़े बड़े सेंटेंसेस नहीं है ना वेरी शॉर्ट के हिसाब से, तो 3 से 4 जो है वो पॉइंट्स इनफ है। क्लियर है, समझ में आया। बेसिक इन्फॉर्मेशन यूज़ करनी है, ऐसा नहीं कि बहुत ही डिटेल में आधा पैराग्राफ आधा पेज भर दिया आपने, ऐसा नहीं है। जैसे रॉलेट एक्ट है तो 2 सेंटेंस में आपको ये लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस एक्ट ने 2 साल तक के लिए विदाउट ट्रायल डिटेंशन अलाउ कर दिया था, गवर्नमेंट को इनॉर्मस पावर दे दी थी। आप भले दूसरी कोई चीज़ लिखो या मत लिखो, लेकिन ये लाइन लिखना बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है ना वो आपको यूज़ करनी करनी है, नहीं तो पता चला मैंने बहुत सारे बच्चों के आंसर चेक करे, वो फालतू तो आसपास की चीज़ें सब लिख दी और ये वाला पॉइंट लिखा ही नहीं। मार्क्स कटेंगे, कट जाएंगे, मतलब आंसर नहीं कटेगा पूरा पर मार्क्स कम हो जाएंगे, है ना। सेंटेंस क्वेश्चन को पहले हिंदी में कन्वर्ट करना, सेंटेंस को नहीं, कन्वर्ट क्वेश्चन, है ना, कन्वर्ट क्वेश्चन इन हिंदी फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि कई बार हम जल्दी में होते हैं, हमें घबराहट होती है, हम क्वेश्चन पढ़ कुछ लेते हैं इंग्लिश में और हिंदी में समझ कुछ लेते हैं, फिर उसका आंसर कुछ और लिख देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। जब जैसे ही आपके हाथ में पेपर आए, भले एमसीक्यू, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग, केस बेस कुछ भी हो, क्वेश्चन पढ़ते से ही आप उसको हिंदी में कन्वर्ट करो कि आपसे क्या पूछा है, तो आपका दिमाग अपने आप आपका आंसर ढूंढ देगा, है ना। थिंक बिफोर राइटिंग एंड चेक आफ्टर कंप्लीशन, है ना। इन केस यू डोंट नो द आंसर, राइट समथिंग रिलेटेड टू टॉपिक बट डू नॉट लीव द क्वेश्चन, है ना। जो भी उस टॉपिक से रिलेटेड आता है, अगर आपको आंसर बन ही नहीं रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं यार ये मेरे को आंसर आ ही नहीं रहा, छोड़ के मत आना। उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आता है, 2 लाइन 3 लाइन जो भी आती है वो लिख के आना, पर लिख के जरूर से आना, क्वेश्चन हमको नहीं छोड़ना है। तो ऐसे में आपके वेरी शॉर्ट आंसर भी अच्छे से कवर हो जाएंगे। शॉर्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी कंसेप्ट क्लियर होना आपके लिए ज़रूरी है। साथ ही में अगर आप सेंटेंस के फॉर्म में, वही जैसे अभी मैंने आपको वेरी शॉर्ट में बताया, सेंटेंस के फॉर्म में लिख रहे हो तो 3 से 4 सेंटेंस लिख दो, है ना। जैसे कि अभी रॉलेट एक्ट, तो रॉलेट एक्ट में ब्लैक डे लिखना, 1919 में हुआ था, गांधी के सत्याग्रह के अगेंस्ट हुआ था, है ना। फिर ये पावर्स मिल गई, इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली के ने नहीं मानी, है ना, इंडियन मेंबर्स की, और फिर भी लागू कर दिया। तो ये 4 सेंटेंसेस आपके कम से कम 3 से 4 सेंटेंसेस होने चाहिए। वहीं जैसे पॉइंट्स में लिखा है ना, अगर मान लो कोई सा शॉर्ट आंसर में ही पॉइंट में आंसर आ रहा है ना, तो जैसे ही वो पॉलिटिकल पार्टीज का एग्जाम्पल है, फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, तो वो पॉइंट है ना, तो उसमें आप क्या करोगे,
उन पॉइंट, वही पॉइंट को 4-5 पॉइंट, उधर हमने 2-3 पॉइंट 3-4 पॉइंट लिखे ना, यहाँ पे आपको कम से कम 5 से 6 पॉइंट लिखने पड़ेंगे फंक्शन के अंदर, है ना। ऑल डिटेल्ड आंसर बट इन शॉर्ट, है ना। आंसर जो है वो आपका बिल्कुल बेसिक नहीं होना चाहिए, वेरी शॉर्ट जैसा होनी चाहिए उसके अंदर डिटेल, पर उसको बहुत ज़्यादा लंबा मत खींचना, उसको शॉर्ट में लिखने की कोशिश करना, ठीक है। सेंटेंस को पहले हिंदी में कन्वर्ट करना बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, सेम चीज़, ताकि आप कुछ सोच के कुछ ना लिखो, है ना। राइटिंग लिखने के पहले सोचना, अगर नहीं आता है तो उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी लिख के आना, पर लिख के जरूर से आना। और वेरी शॉर्ट में भी MCQ वाली जो है वो बोनस टिप आपको रख के चलनी है कि आंसर लिखने के सामने उसी का क्वेश्चन नंबर डालना। क्वेश्चन नंबर कुछ और डाल रखा है, आंसर किसी और का लिख रहे हो, गलत हो जाएगा, भले आंसर सही हो, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। वहीं लॉन्ग की हम बात करें, सेंटेंसेस 7 से 8 या 9-10 सेंटेंसेस चाहिएंगे ही, है ना। पॉइंट की हम बात करें तो 9-10 से 12 पॉइंट्स जो है वो हमको चाहिएंगे। साथ ही में पॉइंट्स अगर नहीं एग्जैगरेट हो रहे आपसे, है ना, तो फिर आप पॉइंट्स 10 से 12 कर दो। लेकिन अगर ऐसा है कि मान लो पॉइंट्स किसी में 3 ही बन रहे, तो मैडम अब इसको लॉन्ग आंसर में हम कैसे लिखें, तो ऐसे में क्या करो, आप उसको एक्सप्लेन करो, है ना। जैसे कि अपना मान लो कि पावर शेयरिंग के कौन कौन से फॉर्म्स हैं, तो 4 फॉर्म है ना। अब उस 4 पॉइंट्स मत लिख के आ जाना सिर्फ, है ना, जो सब हेडिंग है वो मत लिख के आ जाना सिर्फ, आप जैसे वर्टिकल डिवीजन है, हॉरिजॉन्टल डिवीजन है ना, ये सबको एक्सप्लेन करके आ जाना। सब पॉइंट लिखना फिर उसको एक्सप्लेन कर देना, सब पॉइंट लिखना फिर उसको एक्सप्लेन कर देना। तो ऐसे आपके पॉइंट जो है वो रहेंगे, वो 4 या 5 पॉइंट ही, पर वो इंक्रीज हो जाएंगे, वो बड़े हो जाएंगे, क्योंकि आपने उसके अंदर एक्सप्लेनेशन दे दिया। जैसे मान लो फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी ही अगर आपका लॉन्ग आंसर में आ जाए, तो आप लिखना दे कंटेस्ट इलेक्शन, तो कंटेस्ट इलेक्शन कैसे इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं उसको एक्सप्लेन भी करना। रोल ऑफ अपोजिशन, तो कैसे रोल ऑफ अपोजिशन प्ले करते हैं वो भी लिखना, है ना, मतलब एक्सप्लेन भी करना उन सब पॉइंट्स को। क्लियर। तो ऐसे आपका लॉन्ग आंसर आसानी से बनेगा। कैसे नहीं बनेगा, आपको एक्सप्लेन करना तो आता है ना। सेंटेंस को फिर यहाँ पे हिंदी में कन्वर्ट करना बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। किसी भी इन्फॉर्मेशन की हेड टू टो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, किसी भी टॉपिक की, जो भी आपसे पूछा है। जैसे सत्याग्रह अगर आपसे पूछा है तो सत्याग्रह, गांधी जी सत्याग्रह के बारे में क्या सोचते हैं, कहाँ कहाँ पे किया था, तो तीनों जगह का सत्याग्रह, और तीनों जगह का ऐसा नहीं कि सिर्फ नाम लिख के आ गए, उन तीनों जगह पर क्यों क्यों किया था ये भी लिख के आना। वहीं ये सत्याग्रह अगर शॉर्ट में आ जाएगा आपसे, तो गांधी जी क्या सोचते हैं सत्याग्रह के बारे में ये लिख दो, और तीनों नाम लिख दो कहाँ कहाँ पे हुआ है, एक्सप्लेन मत करना। वहीं अगर वेरी शॉर्ट में आ गया तो 1-2 लाइन सत्याग्रह के बारे में लिखना और तीनों जगह कहाँ पे हुआ था ये लिख देना। सिंपल 4 पॉइंट आपके बन जाएंगे वहाँ पे। ऐसे आपको आइडिया होना चाहिए कि कैसे आप आंसर को बड़ा कर सकते हो, कैसे आंसर को छोटा कर सकते हो, और ये मैंने आपको बता दिया है कि आप कैसे कर सकते हो। अब आप आंसर राइटिंग करो, इन टिप्स को इंक्लूड करो, बहुत अच्छे से आंसर राइटिंग होगी, आपको चीटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। यहाँ पे भी यही करना है कि आंसर लिखने के पहले आपको चेक करना है ना, आंसर लिखने के बाद आपको चेक करना है, लिखने के पहले सोचना है, और छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। कोई भी क्वेश्चन लिख के जरूर से आना है ना। मैप वर्क केस बेस्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो बेटा डायरेक्ट आंसर मिलेंगे आपको, डायरेक्ट आंसर मिलेंगे आपको क्वेश्चन पेपर में से, उसमें पैराग्राफ में से डायरेक्ट। जितने CBSE के देखे मैंने, आप पुराने केस बेस देखे थे, डायरेक्ट आंसर मिलते। कई तो ऐसे मिलता है कि आपको पैराग्राफ देखने की जरूरत भी नहीं पड़ती और आपका आंसर भी पता होता है, पर ऐसा मत करना, देखना जरूर, क्योंकि जैसे ऐसा केस बेस्ड आपको आएगा कि ऐसा हो सकता है कि वो जैसे 4 नंबर का एक केस बेस्ड होगा, ऐसे 3 केस बेस्ड होंगे, है ना, 4 नंबर के एक, तो 4 नंबर को वो डिवाइड करेंगे, है ना। जैसे कि 3 क्वेश्चन 1-1 नंबर के दे दिए, जैसे कि 2 क्वेश्चन 1-1 नंबर के दे दिए, लास्ट का क्वेश्चन 2 नंबर का दे दिया, ऐसा। तो 1-1 नंबर वाले में 1-1 लाइन लिखनी है टू द पॉइंट, और 2 नंबर वाले में कम से कम 2 या 3 लाइन आपको लिखनी है ना। तो ये ध्यान रखना कि एक केस बेस्ड के अंदर क्वेश्चन किस मार्किंग के पूछे, है ना, नहीं तो हम पता चला कि 2 नंबर वाले में भी 1-1 लिख के आ गए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, है ना। एंटायर पैराग्राफ पढ़ना जरूर से, कोशिश ये करो कि केस बेस्ड क्वेश्चन को लास्ट में करो, क्योंकि पैराग्राफ पढ़ने में समय लगता है, और अगर पैराग्राफ नहीं पढ़ते हो तो उटपटांग लिख के आ जाते हो, तो यहाँ से बिल्कुल 12 नंबर डायरेक्ट आने के होंगे आपके, तो फिर वो कट जाएंगे नंबर। इसलिए कोशिश करना लास्ट में लिखना। फिर यहाँ पे वही बात रिपीट करूँगी कि जब लास्ट में लिखो तो क्वेश्चन नंबर सही डाल के आना, है ना। क्लियर है, ठीक है। आगे आ जाए, मैप वर्क की बात करें तो मैप वर्क में आपको ये टिप ध्यान रखनी है कि जो मैंने दोनों आपको वीडियो कराए हैं वो तो आप अच्छे से देख लो, स्क्रीनशॉट कर लो। मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी दिए, कराए भी, उनको आप अच्छे से कर लेना। उन्हीं में से मैप वर्क आएगा CBSE के हिसाब से, मैं नहीं बोल रही, CBSE ने बोला है ना। वहीं साथ में अगर कोई टिप आपको ध्यान रखनी है तो आंसर जो है वो आपको मैप में भी लिखना है और कॉपी में भी। जैसे वहाँ पर आपको A आइडेंटिफाई करने के लिए बोला है ना मैप वर्क में, तो आप वहाँ पर भी जगह आइडेंटिफाई करोगे और आंसर कॉपी में भी लिख के आओगे कि क्वेश्चन नंबर 37A का आंसर जो है नंबर 1 का आंसर ये है
है ना, बी का ये है, सी का ये है। कॉपी में भी लिखोगे और मैप वर्क में भी लिखोगे और अच्छे से स्टेपल करके आना है आपको। मैप वर्क ऐसा मत बांध के आ जाना या फिर कुछ भी करके आ गए कि वो गिर जाए या हट जाए कॉपी में से, ध्यान से करके आना उसको, ठीक है। स्पेलिंग जो है वो आपकी करेक्ट होनी चाहिए, तो स्पेलिंग में से नंबर कटेंगे। बस ये चीज़ें आप ध्यान रख लो बेटा, ये चीज़ें ध्यान रख लो। आपके लिए मैंने ये भी बता दिया कि अगर आपको नहीं आना होगा, कोई क्वेश्चन नहीं आता है, तो आपको उसको कैसे डील करना है, या आता है तो कैसे आंसर राइटिंग करनी है। अभी से इनकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। 1 महीना भी अगर है तो बिल्कुल कम नहीं है ना, आराम से कर सकते हो आप। हर सब्जेक्ट को 2-2 घंटा दे दो, है ना, 2-2 घंटा दे दो आप हर सब्जेक्ट को, ब्रेक में दिन भर में, या 1.5-1.5 घंटा भी दे दोगे हर सब्जेक्ट को। ईमानदारी से पढ़ाई करोगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। जो चीज़ें आपने पढ़ ली है उनको रख दो, है ना। अभी ये वाला टाइम है, फिर फरवरी में फिर कुछ नया मत उठाना। बाकी अभी दिसंबर और जनवरी में ये कर लो कि कुछ जो पढ़ लिया है बहुत अच्छे से आता है उसको बार बार मत पढ़ो अभी, है ना। कुछ नया पढ़ लो, मान लो उसमें से क्वेश्चन आ गया तो नया मतलब एनसीईआरटी का ही कंसेप्ट, कोई नई बुक मत उठाना अभी, है ना। एनसीईआरटी में से ही मान लो कोई ऐसा चैप्टर है जो आपने अभी तक नहीं किया है, आपको आ नहीं रहा, 1 शॉट देख लो उसके, अच्छे से कर लो उसको थोड़ा सा टाइम दे दो, है ना। जो आते हैं नेशनलिज्म, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के पीछे पड़े हुए हैं, कितने बड़े चैप्टर है, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन के पीछे ही पड़े हैं, हिस्ट्री के पीछे हाथ धो के पड़े हैं। बेटा सारे सब्जेक्ट में से 20-20 नंबर आने हैं। मेरे हिसाब से पहले 3 सब्जेक्ट 20-20 नंबर के हिसाब से कवर कर लो, है ना। पहले के 3 सब्जेक्ट कर लो, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और सिविक्स। ईजी है, कम टाइम कंज्यूमिंग है, नंबर उतने ही आने हैं अगर इतना कर लिया तो। फिर आखिरी में हिस्ट्री कर लेना भले से, है ना। हिस्ट्री के पीछे ही मत पड़े रहना कि हिस्ट्री और ये सब छोड़ ही दिया, ऐसा नहीं है। बराबर मार्किंग है सबकी, तो ध्यान से करना, अच्छे से करना, चीटिंग मत करना।